अहो भाग्य हमारे। यह भी एक यादगार संस्मरण मेरे ही हिस्से में आया। कुछ दिनों पूर्व बाबूजी के एक साक्षात्कार में शिष्टाचार पर कुछ वाक्य पढ़ा। एक घटना ताजी हो गई। शायद 70 के दशक 1970-71 की बात है। मेरा ननिहाल गोरखपुर में है। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जिला तराई क्षेत्र में आता है। हम सभी लोगों का गर्मी की छुट्टियों में वहाँ अक्सर जाना होता था। एक बार हम लोग गोरखपुर से वापस इलाहाबाद की तरफ लौट रहे थे। त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे 6 डाउन कहा जाता, यही इलाहाबाद से गोरखपुर की तरफ जाती तो 7 अप कहा जाता। दोनों जगहों के लिए सबसे सहूलियत वाली गाड़ी रही। यह अपनी अपनी जगहों से ठीक रात्रि 8 बजे छूटती और गंतव्य पर प्रातः 6-7 बजे पहुंच जाती। हम लोग बाबूजी, अम्मा और बहन 3 टायर में बैठे। हमेशा मेरी व्याकुलता खिड़की के बगल में बैठने की रही। कुछ तो बहन में भी रही, जो सामान्य है, सभी बच्चों में होता है। बहन अक्सर यह एहसास करवाती, मैं तो 2 साल बड़ी हूँ, सबसे छोटा होने की वजह से मुझे कुछ रियायत मिल जाती। मेरे बैठने की राय पहले बन गई। चलते समय ननिहाल के लोग अति भावुक हो गए। उन्होंने सलाह दिया, गाड़ी में समय से खाना खा लेना। भावुकता की लहर ने इधर भी मन को कुछ डुबो दिया। इलाहाबाद का दशहरा तो जानते ही हैं, बहुत अच्छा होता है। प्रोग्राम बनाइए और आप लोग आइए। बाबूजी ने भी वास्तविक शिष्टाचार से अवगत कराया। दोनों तरफ आंखों के नीर साफ झलक रहे थे, खास तौर पर माँ के। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। सिग्नल ने आगाह किया, अंदर चलिए। मामा ने स्टेशन के एक दुकानदार से रामदाने की पट्टी खरीदी। लगभग 4-5 होगी। गाड़ी ने स्टेशन छोड़ना शुरू किया। मामा ने दौड़ते हुए पट्टी को अंदर पकड़ा दिया। मेरी निगाहें कुछ समय तक रामदाने पट्टी पर रहीं। पश्चात खिड़की से बाहर देखने लगा। रात का समय, जगमगाते जुगनुओं की भरमार मेरे बाहर देखने का सिलसिला बनाए रखता। कुसमी जंगल के बीचों बीच से गुजरती गाड़ी ने रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भटनी स्टेशन आ गया। यहाँ गाड़ी बदलनी थी, यही सिस्टम था। हमारे कंपार्टमेंट में 3 लोग, एक लड़का साथ 2 लड़कियाँ सामने की बर्थ पर विराजमान हुए। तीनों बातचीत हंसी मजाक स्वभाव के लगे। कुछ समय बैठने के पश्चात माँ ने भी उनसे संवाद करना चाहा। उन्होंने भी स्वागत किया। वे लोग कुछ मजाकिया अंदाज में पारिवारिक बातें कर रहे थे। उनमें से मुझे एक का नाम आज भी याद है, वसुंधरा। परिवार संबंधी जिस विषय पर बात हो रही थी, वे अनुभव माँ को भी रहा होगा, लिहाजा माँ ने भी दखल दे दिया। समय पश्चात व्यवहार का यह सिलसिला आत्मीय डोर से जुड़ गया। बाबूजी अमेरिकन राइटर्स मार्क ट्वेन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वे अपना समय कतई जाया नहीं करते। उनकी पढ़ने की आदत बेमिसाल रही। यही कारण है मेरे घर की लाइब्रेरी बेहद संपन्न है। देशी विदेशी राइटर्स, थिंकर्स सभी मौजूद और आज भी हैं। बाबूजी भी उधर मुखातिब हो गए। उन्होंने भी कुछ संवाद किया। अंदर का वातावरण पारिवारिक लगने लगा। भटनी से 2-3 स्टेशन आगे खाने का दौर शुरू हुआ। मुझे स्मरण है, पूड़ी, उबले आलू की मसालेदार लटपट सब्जी, ठेकुआ पूर्वांचल का एक प्रकार का मीठा व्यंजन
जो आटे, गुड़ और सौंफ से निर्मित किया जाता है। गोंद का लड्डू माँ ने अपनी डोलची से निकाला। सामने की बर्थ पर दाल भरी पूड़ी, आलू की सब्जी, फिर मिर्च का अचार निकाला। इसकी खुशबू ने हम सभी को व्याकुल कर दिया। दोनों तरफ के स्वाद का आदान प्रदान हुआ। अद्भुत। बाबूजी ने सेवन करते हुए सदे हुए हाथ का एहसास करवाया। पश्चात किताब उठा लिया। दुल्हापुर स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। इस वक्त रात्रि के 2 बज रहे थे। उमस बहुत थी। तबीयत परेशान हो गई। गाड़ी रुकने का कारण लोगों ने बताया शायद क्रॉसिंग है। 7 अप जाने के पश्चात गाड़ी चलेगी। उमस से निजात पाने के लिए अधिकतर पुरुष नीचे उतर गए। सामने बैठा लड़का भी नीचे उतर गया। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गया। मेरी इस हरकत पर घर वाले परेशान होने लगे। तब उस लड़के ने निश्चिंत रहने के लिए आश्वस्त किया, मगर कुछ ही समय बीता वह मुझे अंदर लेकर आ गया। वसुंधरा लड़की ने बाबूजी से पूछा, सर आप इलाहाबाद में रहते हैं? मनोरमा ऑफिस स्टेशन से कितनी दूर है? बाबूजी ने बताया लगभग 3 किलोमीटर होगा। मुट्टीगंज इलाके में है। उन दिनों बाबूजी महिलाओं की पत्रिका मनोरमा का संपादन कर रहे थे। पत्रिका के संपादक थे। वसुंधरा और साथियों को जानकारी नहीं थी कि जिससे बात किया जा रहा है वह कोई और नहीं, वरिष्ठ रचनाकार एवं मनोरमा संपादक अमरकांत है। आप कुछ लिखती विकती भी हैं? बाबूजी ने पूछा। कुछ थोड़ा बहुत, लड़की ने बताया। मनोरमा महिलाओं की पत्रिका है, कुछ इसके लिए कोशिश कीजिए, पिता ने कहा। सर, हम दोनों साथी लड़की की तरफ संकेत करते हुए एक राइटर पर शोध कर रहे हैं। अमरकांत जी मनोरमा में हैं। मैं उनकी कहानियों पर और यह उपन्यास कहानियों पर, वसुंधरा ने बताया। पिता ने केवल सिर हिलाया, फिर पूछा, घर का पता है? दोनों के पास घर का पता था। गाड़ी रुकने पर मेरी चंचलता उजागर होने लगी। अंदर बाहर करने से मेरा पैर सुराही से लगा लुढ़क गई। पानी कम था, लेकिन जो भी था गिर गया। बाबूजी बाहर से पानी भरने के लिए उठे, तभी सामने की बर्थ पर बैठा रोहित नाम का लड़का उन्हें रोकते हुए सुराही लेकर स्वयं चल दिया। मैं भी पीछे पीछे। गाड़ी जिधर से आनी थी लगभग सभी का ध्यान उसी तरफ था। तभी इंजन की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई लोगों की नज़रों से टकराई। एकाएक रोशनी धनुष की तरह तिरछी बाईं तरफ लुढ़कती हुई देखी गई, फिर विलुप्त हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से सबके जबड़े खुले के खुले रह गए, किंतु स्पष्ट समझने में सत्यता अभी दूर थी। आधे घंटे बीते होंगे कि एक व्यक्ति पटरी के रास्ते अपने दोनों हाथ एवं एक आंख गंवाए बदमाश चिल्लाते लहूलुहान भागता हुआ स्टेशन पर आता है। सूचना देता है और गिर जाता है। यह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के इंजन का ड्राइवर था। अब गाड़ी का आगे बढ़ना कुछ अनिश्चित सा हो गया। गाड़ी के अंदर सभी लोग खामोश बैठ गए। बरसात अभी थोड़े दिन पहले शुरू हुई थी। जुलाई की शुरुआत। आज हल्की बूंदाबांदी, एक अजीब सा वातावरण महसूस हुआ। लहूलुहान ड्राइवर को देखकर मैं भयभीत हो गया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना लगभग 1 किलोमीटर फासले पर एक बरसाती नदी के पुल पर हुई। स्टेशन छोटा,
लालटेन और ढिबरी की रोशनी ही अस्तित्व में नजर आई। स्टेशन के बाहर एक दो पेट्रोमैक्स की रोशनी कुछ बिकने का एहसास दे रही थी। हलवाई की दुकान महसूस हुई। सुबह हो गई। कुछ चिड़ियों की चहचहाहट कानों में पड़ रही थी। किसी आम के पेड़ पर कोयल की मधुर आवाज ने मन के बिगड़े हालात से कुछ मुक्त किया। इस बीच माँ ने कुछ दिलचस्प वाकया सुना दिया। अब तो मंजू की खैर नहीं, सभी उसकी नाक काटने में लगेंगे। मतलब? बाबूजी ने पूछा। मंजू बड़े मामा की सबसे छोटी बेटी है। हम लोग चलने लगे तो मंजू ने छींक दिया। तभी निर्मला भाभी ने फटकार लगाई, जब कोई बाहर जाता है तो यह बेहूदी छींक देती है, काम बिगड़ जाता है। बताने लगी, उसी दिन नर्मदेश्वर जीजा जा रहे थे, उनकी गाड़ी छूट गई। राजू तो हम लोगों को स्टेशन छोड़ने आ रहा था, आपने ही मना किया। उसी समय गुस्से में बोला, लाओ चाकू मंजुआ का नाक काटें। मुझे हंसी आई तो बोला, अरे यह देखकर ही हरकत करती है। बाबूजी मुस्कुराने लगे। हो सकता है मंजू की छींक ने हम सभी को बचा लिया हो। गाड़ी में जितने लोग हैं सभी के घरों में या स्वयं ही यात्रा करने वाले ने छींक दिया हो। बताओ सभी ने ऐसी वाहियात बातें की। राजू के पढ़ने लिखने के बावजूद उसका ऐसा विचार है। तभी किसी ने कहा, हम लोगों वाली गाड़ी तो हमेशा पहले खुलती है, आज दुर्घटना वाली गाड़ी का सिग्नल हो गया। बाबूजी ने सभी से राहत की सांस लेने के लिए कहा, उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि दीजिए जो हम सभी को छोड़कर चले गए। बाबूजी ने पकौड़ियों के लिए सभी से इच्छा जाननी चाहिए। उस वक्त प्रातः 8 बजे हुए थे। सामने की दुकान पर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मिनटों में साफ हो जाती, जो सफाई और ईमानदारी से बनाई जा रही थी। वे समय आज की तुलना से भिन्न था। गांव की ताजी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी थी। उस समय मिलावट के बीज अभी अंकुरित भी नहीं हुए थे। कहीं से भी खाने पीने की वस्तु लिया जा सकता था, बशर्ते सफाई से रखा गया हो। सामने की बर्थ पर बैठे तीनों ने हम सबके साथ पकौड़ियाँ और चाय का सेवन किया। सभी लोग भयभीत, कब और कैसे गंतव्य तक पहुंचा जाएगा यह पीड़ा पहुंचा रही थी। 1 घंटे पश्चात सूचना प्राप्त हुई कि इलाहाबाद एवं बनारस जाने वाले लोग इसी गाड़ी से पुल तक आ जाएं। उस पार खाली गाड़ी आ रही है, मुसाफिरों को लेकर जाएगी। हम सभी बरसाती नदी के इस पार उतर गए। पानी अभी बहुत बढ़ा नहीं था, घुटने तक। लोग सहूलियत के अनुसार अपने कपड़े ऊपर कर लिए थे। दूसरी तरफ विभत्स मार्मिक दृश्य देखने की हिम्मत नहीं हुई। नाक की सीध और नीचे देखने का तालमेल बना रहा। अब नदी हम लोगों को पार करना था। उन तीनों ने आशा के विपरीत मदद की। अपने सामान के साथ हम लोगों के भी सामान को उठाया। माँ घबराई हुई थी। वसुंधरा ने हाथ पकड़कर नदी पार करवाने में पूरा सहयोग दिया। यह सिलसिला खत्म। इस बैरियर के टूटने के बाद अब आगे की योजना गाड़ी के इंतज़ार पर टिकी। फिर चढ़ना, इसकी जहमत उठानी थी। नदी का वीरान क्षेत्र दुख भरे समय का साक्षी होने के साथ कुछ राहत का भी एहसास करवाने लगा। आम के बड़े बड़े पेड़ में फल भी पक रहे थे। उमस भरे मौसम, लोग पेड़ की शरण में जाते रहे। कुछ लोगों ने पेड़ से आम तोड़कर खाना शुरू किया। किसी को क्या मालूम, पेड़ों के मालिक भी भीड़ में हैं। कुछ मिनटों में आम की टोकरी आ गई।
सामान्य समय में शायद इस पके आम पर लोग टूट पड़ते, मगर दुर्घटना और वातावरण ने मुसाफिरों का मन भारी था। गाड़ी आ गई। यात्रीगण उसी दिशा की तरफ भागे। वहाँ तक पहुँचने में बहुत व्यवधान था। गाड़ी का स्थान बहुत ऊंचाई पर था। आगे पुल, ढलान से लोग फिसलने लगे। हम लोग और वे तीनों एक दूसरे के सहयोग से सकुशल पहुंच गए, मगर सुराही छूट गई और समतल जमीन पर पहुंचकर टूट गई। अंदर पहुंचकर हम लोग वैसे ही स्थिति में बैठ गए जैसे गोरखपुर से आते समय। गाड़ी ने स्टेशन छोड़ दिया। 3 घंटे में बनारस आ गया। उन तीनों को यहीं उतरना था। दोनों लड़कियां BHU हॉस्टल की थी। लड़का सेंट ड्यूज कॉलेज गोरखपुर का था और उनका चचेरा भाई था। स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व बाबूजी ने उन तीनों से कहा, आप स्टेशन से सीधे घर आ जाना, बस खत्म ही होने वाला है, और आपको इस रास्ते आना है। गाड़ी बनारस स्टेशन पर पहुंच गई। तभी एक व्यक्ति किसी छड़ी या बैसाखी के सहारे सामने खड़े हुए। उनके साथ अन्य 2-3 लोग भी थे। मुखातिब होकर बोले, भाई अमरकांत जी, आदाब। साथ देने के लिए आ गया। आपका सफ़र तो बहुत ही कष्टदायक रहा। उन्होंने अपने साथियों से परिचय करवाया। एक गाज़ीपुर और शायद अलीगढ़ के थे। यह व्यक्ति कोई और नहीं, मशहूर कथाकार राही मासूम रजा थे। इलाहाबाद के दरियाबाद में उनके बहुत करीबी रिश्तेदार, शायद बहन, वहीं जा रहे थे। मासूम रजा जी बैठ गए। माँ से भी परिचय हुआ। बाबूजी ने बताया, आधा गांव इनका मशहूर उपन्यास है। वे हम लोगों के साथ इलाहाबाद तक आए। सामने बर्थ पर बैठे तीनों वसुंधरा और साथी को स्पष्ट जानने की जिज्ञासा हुई। आप ही अमरकांत जी हैं? हाँ, मैं ही अमरकांत हूँ। इनसे मिलिए, मशहूर उपन्यासकार राही मासूम रजा। तीनों चकित हो गए, एक टक देखने लगे। विस्मयकारी दृष्टि। तीनों मंडुआडीह एक स्टेशन आगे तक आए। उन्होंने उतरते समय अहो भाग्य हमारे, और सवाल किया, आपने बताया नहीं, इतनी बातें, लंबा सफ़र। बाबूजी ने बताया, बता देता तो आपकी सहजता और स्वतंत्रता दोनों ही बाधित होती, खतरे में पड़ जाती, और कहकर हंसने लगे। बाबूजी और राही मासूम रजा जी भोजपुरी भाषा में ही बातें करते रहे। केवल राजनीति पर, राम मनोहर लोहिया एवं नेहरू केंद्र में कुछ पारिवारिक, मगर दोनों में से किसी ने भी आपस में एक शब्द साहित्य एवं साहित्य जगत पर बात तो दूर, जिक्र तक नहीं किया।